हेलो एवरीवन। यूजी पार्ट 3 पेपर 7 और टॉपिक है वॉशिंगटन सम्मेलन 1921-22। अमेरिका और जापान के बीच आपसी संघर्ष तथा प्रशांत प्रदेश में विरोधी नीतियों और नौसैनिक युद्ध सामग्री में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संभावित युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 11 नवंबर 1921 को आरंभ हुआ और 6 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त हुआ। इसमें 9 देशों यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संसार की इस प्रमुख 9 शक्तियों का सम्मेलन वॉशिंगटन में जो चला, उस सम्मेलन में अनेक समझौते हुए जिन्हें हम 7 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला नौसैनिक संधि, दूसरा पहली चतुर्राष्ट्र संधि, तीसरा प्रथम नवराष्ट्र संधि, चौथा दूसरी नौराष्ट्र संधि, पांचवा षड शक्ति संधि, छठा दूसरी चतुर्राष्ट्र संधि, सातवां अमेरिका और जापान के बीच संधि एवं आठवां चीन जापान समझौता। नौसैनिक संधि। यह संधि ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई थी। इसे पंचशक्ति नौसैनिक संधि भी कहा जाता है, द 5 पावर नेवल ट्रीटी। इसका उद्देश्य नाविक होड़ का अंत करना और इसके प्रति अपने आप को सीमित रखना था। दूसरा पहली चतुर्राष्ट्र संधि। 13 दिसंबर 1921 को जापान, अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच एक संधि हुई। इसके द्वारा तय किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता प्रशांत महासागर में स्थित एक दूसरे के अधिकृत प्रदेशों में प्राप्त अधिकारों का परस्पर सम्मान करेंगे और यदि इन अधिकारों के संबंध में उनमें कोई मतभेद हो गया या अन्य किसी राज्य की आक्रमणात्मक कार्रवाई के कारण उन्हें किसी प्रकार का खतरा हुआ तो वे आपस में परामर्श करेंगे। संधि करने वाले देशों को यह अधिकार होगा कि किसी भी महाशक्ति की आक्रामक कार्रवाई द्वारा उनके अधिकारों को क्षति पहुंचाने की संभावना हो तो वे एक दूसरे से इस विषय में पूरा पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इस संधि का महत्व इस बात में था कि इसके फलस्वरूप 1902 को आंग्ल जापानी संधि का अंत हो गया। यह संधि ब्रिटिश डोमिनियन और अमेरिका में काफ़ी बदनाम हो चुकी थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ब्रिटिश सरकार पर बराबर संधि को अंत करने के लिए दबाव डाल रहे थे, पर बिना कोई अन्य व्यवस्था किए ब्रिटिश सरकार इस संधि का अंत नहीं करना चाहती थी। वाशिंगटन सम्मेलन में उत्पन्न इस संधि के द्वारा यह व्यवस्था हो गई और अंततोगत्वा आंग्ल जापानी संधि को शानदार तरीके से दफना दिया गया। इस संधि के फलस्वरूप युद्धोत्तर काल में अमेरिका पहली बार सामान्य हित के मामलों पर अन्य बड़े राष्ट्रों से कुछ बातों में परामर्श करने तथा अपना सहयोग देने के लिए तैयार हुआ। तीसरी संधि नवराष्ट्र संधि। तीसरी संधि नौराष्ट्र संधि 9 पावर ट्रीटी कहलाती है और इसका संबंध चीन से था। संधि के अनुसार सम्मेलन में शामिल हुए सभी राष्ट्रों ने वादा किया कि वे चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का आदर करेंगे। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी वचन दिया कि वे चीन की वर्तमान स्थिति से लाभ उठाकर उससे ऐसा कोई भी विशेषाधिकार या सुविधाएं प्राप्त नहीं करेंगे जिससे अन्य राज्यों के अधिकार में किसी प्रकार की कमी हो। यह संधि चीन के हितों की रक्षा करने के लिए ही नहीं अपितु जापान के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी। चीन में उन्मुक्त द्वार की नीति को कायम रखा गया और पश्चिमी राज्यों के बहुत से विशेषाधिकारों को भी कायम रखा गया। अमेरिका में इस संधि का बहुत महत्व दिया गया। वो इसे उन्मुक्त द्वार की नीति की विजय तथा चीन का मैग्ना कार्टा मानते थे, किंतु इस संधि में कई कमियां थी। इसको क्रियान्वित करना मुख्य रूप से महाशक्तियों की सद्भावना पर छोड़ दिया गया था।
इसके पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बुश ने इस विषय पर सत्य ही लिखा है कि यह सामूहिक सुरक्षा का समझौता नहीं था, किंतु महाशक्तियों द्वारा स्वयमेव कुछ अधिकार छोड़ने की घोषणा मात्र थी। ग्रिसवोल्ड के शब्दों में, यह संधि सुदूर पूर्व के विरोधी स्वार्थों में वहीं तक शांति स्थापित रख सकती थी जहां तक स्याही और कलम द्वारा शांति बनाए रखना संभव था। अन्य संधि, दूसरी नौ-राष्ट्र संधि। वाशिंगटन सम्मेलन में सम्मिलित 9 राष्ट्रों के बीच एक अन्य संधि हुई जिसके द्वारा चीन को अपने देशों में आने वाली वस्तुओं पर कर लगाने जैसे पहले जैसा अधिकार प्रदान किया गया। षड शक्ति संधि। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली तथा चीन के बीच एक संधि हुई जिसके द्वारा जर्मनी के समुद्री तारों को आपस में बांटने का निश्चय किया गया। दूसरी चतुर्राष्ट्र संधि। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान से प्रशांत महासागर में स्थित टापुओं में विभिन्न शक्तियों के अधिकारों के सम्मान और सुरक्षा का निश्चय किया गया। अमेरिका और जापान के मध्य समझौता। याप द्वीप के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच एक संधि हुई। पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा इस टापू पर जापान का संरक्षण स्वीकार किया गया था, लेकिन अमेरिका इस संधि को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। अतएव वाशिंगटन सम्मेलन में इन दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसके द्वारा इस द्वीप समूह में अमेरिका को जापान के तुल्य समानाधिकार और स्वतंत्र प्रवेश का अधिकार मिल गया। चीन जापान समझौता। इस संधियों के अतिरिक्त वाशिंगटन सम्मेलन के बाहर चीन और जापान के बीच एक दूसरी विशेष संधि हुई जिसके द्वारा जापान ने शातुंग प्रदेश चीन को लौटा देने का वचन दिया। 1922 के दिसंबर में यह प्रदेश चीन को वापस मिल गया, लेकिन जापान को चीन के कुछ रेलवे लाइनों पर 15 वर्ष तक नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। वाशिंगटन सम्मेलन के परिणाम। पूर्वी एशिया के इतिहास में वाशिंगटन सम्मेलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व इस बात में है कि इसने इस क्षेत्र की विविध समस्याओं को हल करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि पेरिस का शांति सम्मेलन जिस समस्या को नहीं सुलझा सका उसको वाशिंगटन सम्मेलन ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। उस सम्मेलन को यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में अवश्य सफलता मिली, लेकिन पूर्व एशिया की समस्या की ओर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। वाशिंगटन सम्मेलन का मुख्य काम पूर्वी एशिया की समस्या का समाधान करना था। इसके 2 प्रधान उद्देश्य थे। पहला, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका के नौसैनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा दूसरा, जापान की शक्ति पर अंकुश लगाना ताकि चीन की अखंडता बनी रहे तथा सभी देशों को चीन में व्यापार करने का समान अधिकार बना रहे। वाशिंगटन सम्मेलन में जो संधियां हुई उनसे दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। नौसैनिक संधि ने पहले उद्देश्य तथा चतुर्राष्ट्र संधि ने दूसरे उद्देश्य को पूरा किया। E.H. कार्ड के शब्दों में इस सम्मेलन के प्रभाव का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है कि इससे प्रशांत महासागर में चीन की प्रादेशिक अखंडता को तथा अमेरिकी नौसैनिक प्रभुता को चुनौती देने वाला जापान का संकट दूर हो गया। जापान को बाध्य किया गया कि वह चीन की मुख्य भूमि में युद्ध के समय प्राप्त किए हुए लाभों का परित्याग कर दे तथा महाशक्तियों ने संयुक्त रूप से चीन की प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने का समझौता किया। इससे चीन को अपनी स्थिति संभालने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन के समझौते ने अस्त्र शस्त्र पर होने वाले विशाल व्यय में भारी बचत की। इसने आंग्ल जापानी संधि को भी समाप्त कर इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी और तनाव को कम कर दिया। इसने अगले 10 वर्षों के लिए पूर्वी एशिया में शांति बनी रही। वाशिंगटन सम्मेलन के दोष। इन अच्छे परिणामों के अतिरिक्त वाशिंगटन की संधियों में कुछ दोष भी व्याप्त थे। इसकी सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि इसमें शस्त्रास्त्रों का नियंत्रण बहुत सीमित रूप से किया गया था। बड़े युद्धपोतों पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन छोटे छोटे जहाजों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा। इन संधियों के द्वारा चीन में संधि पर हस्ताक्षरकारी राज्यों का समान अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इस बात में एक त्रुटि थी। इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का कोई उपाय नहीं निकाला गया। पिछले 100 वर्षों में चीन के साथ इन राज्यों की कई संधियां की गई थीं, जिनके अनुसार उन्हें कई विशेषाधिकार मिले थे।
इन विशेषाधिकारों को रद्द नहीं किया गया। चीन की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता पर तो बहुत जोर अवश्य दिया गया, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य जापान के प्रभाव के प्रसार को रोकना था। यदि ऐसा नहीं होता तो ये राज्य चीन में प्राप्त अपने विशेषाधिकारों का परित्याग अवश्य कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतएव चीन और जापान दोनों वाशिंगटन में स्थापित व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इन समझौतों से जापान विशेष रूप से रुष्ट था। इस समय जापान नौसैनिक प्रतिस्पर्धा से बचना चाहता था, इसलिए उसने नौसेना पर लगाए गए प्रतिबंध को स्वीकार किया। लेकिन जापान में ऐसे जंगखोरों की कमी नहीं थी जो इस संधि को अत्यंत अपमानजनक तथा अन्यायपूर्ण मानते थे। फिलहाल जापान ने विवश होकर इन बातों को मान लिया, लेकिन उसने दिल से कभी भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जापान के इस प्रबल रोष का भीषण विस्फोट बाद में मंचूरिया और पर्ल हार्बर में हुआ। वाशिंगटन के सम्मेलन के तुरंत बाद चीन में भयानक गृह युद्ध भड़क उठा। 1911 में sun यat-सेन के नेतृत्व में जो क्रांति की गई, उससे चीन का राष्ट्रीय हित नहीं हो सका था और सारा चीन आपसी कलह का शिकार था। चीन के सम्मुख केवल राष्ट्रीय एकता का ही प्रश्न नहीं था, उसे विदेशी गुलामों से भी मुक्त होना था। 19वीं सदी से ही चीन में साम्राज्यवादियों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त था और सारा देश प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया गया था। इस तरह चीन में च्यांग के विरुद्ध विद्रोह होना स्वाभाविक ही था। विदेशों के सम्मुख सामंतवादी च्यांग ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके विरुद्ध चीन में जन आंदोलन जड़ पकड़ने लगा। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चांग काई शेक शासन के विरुद्ध एक जबरदस्त जन आंदोलन शुरू हुआ, जो पीछे चलकर एक गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वाशिंगटन सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने चीन और जापान में कई नए परिवर्तनों का आगाज किया। धन्यवाद।